सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग रहती है। ये यहाँ पर हर 6 महीने बाद होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आपको बताते चलें कि इस बार जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अभी हुई नहीं थी ऑफ लेट, जिसके चलते हुए कल डॉक्टर के फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने कल यहाँ पर न्योता दिया था। कई सारे जो MLAs हैं इसमें वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में। एक चीज़ डिफरेंट है, इससे पहले जब भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें जनरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जैसे जिनके पोर्टफोलियोज है वो इस मीटिंग में शामिल होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम MLAs को भी यहाँ पर इस बार दावत दी गई थी, जिसके साथ जो MLAs जो MPs इनके अपर हाउस के हैं लोअर हाउस के हैं उनको भी दावत दी गई थी। और मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही है कि जो आने वाला बजट है उसमें किस तरीके से उस बजट को डिस्पर्स किया जाए ताकि जो ये MLAs अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इनके जो मुतालबे है या पेंडिंग वर्क है, सबसे पहला डिस्कशन तो उस पर है। और दूसरा डिस्कशन यह है कि सुनने में यह भी आ रहा है कि जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 12 गैस सिलेंडर्स वो फ्री देंगे, तो उस स्कीम को रोल आउट कैसे करना है उस पर भी इस वक्त खासा ये डिस्कशन चल रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि MP सईद आगा रूहुल्लाह जो इस वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। गांदरबल में थे वो, अभी आपने खुद भी देखा। लेकिन अगर कुल मिला की बात की जाए तो जो ये मीटिंग रहती है स्पेशली सेंट्रल वर्किंग कमेटी की, इसमें जो अपनी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उस पर डिस्कशन होता है और साथ ही साथ आने वाला जो बजट है उसको कैसे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में MLAs के थ्रू डिस्पर्स किया जाएगा। जो MP लैड फंड्स है उनका अभी तक कितना इस्तेमाल हुआ है उसको लेके मीटिंग होती है, जिसके चलते हुए हमने देखा कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी लगातार पिछले 2 दिन से श्रीनगर की मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स है अभी, जिसमें सनत नगर का फ्लाईओवर है, जिसमें जुकूरा का रोड है जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस सब का एक खाका बनके फिर सामने CM के सामने रखा जाता है और किस तरीके से आगे काम किया जाए उस हवाले से मीटिंग यहाँ पर ली जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि MP आगा रूहुल्लाह जो वर्किंग कमेटी के एक कोर मेंबर है वो आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट जी बने रहिए हमारे साथ। अगर बात की जाए तो कुछ इसी तरीके उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तारिक भट्ट साहब का रुख कर लेंगे, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की CWC की मीटिंग हो रही है और इसके मेंबर ही इस मीटिंग का हिस्सा नहीं, तो क्या ये माना जाए कि जो नाराजगी शुरू हुई थी उसमें कुछ कुर्बत की तरफ के इशारे नहीं मिलते हैं, ये मान लिया जाए? तारिक भट्ट साहब जी, न्यूज़ 18 के तमाम पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को और डिबेट में बैठे तमाम साथियों को मेरा आदाब और सलाम। देखिए मैडम जी, बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है ये एक फैसला कुन जमात होती है। जो भी तंजीम के अंदर बड़े फैसले लेने होते हैं और वो इसी कमेटी में लिए जाते हैं। कोई इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कानून में जो तब्दीली लाना या कोई बड़े फैसले जो होते हैं वो इसी कमेटी के अंदर होते हैं। तो मौजूदा सूरत हालात को देखते हुए और मौजूदा जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उनको देखते हुए और बाकी तमाम चीजें जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो बुलाई गई है, तो इसमें जैसे कि चर्चा मैं सुन रहा हूं कि आगा रूहुल्लाह साहब को नहीं बुलाया गया। मैं तो ये समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी बार डिसिप्लिन जमात है, इस जमात के अंदर जो डिसिप्लिन से रहता है उसको अच्छी पोजीशन भी दी जाती है और जो डिसिप्लिन से बाहर होता है उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। और मैं क्या ये माना जाए कि नजरअंदाज किए जाने की शुरुआत इस मीटिंग से हो सकती है? बाज़ाब्ता कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है? क्या ये माना जाए कि इस CWC के मीटिंग के बाद आगा रूहुल्लाह को लेकर कोई पार्टी एक्शन लेगी? जाहिर है कि आगा रूहुल्लाह साहब काफी दिनों से जो उनके बयानात जो आ रहे हैं वो मैं ये समझता हूं कि वो एंटी पार्टी उनके जो बयान आते हैं, लीडरशिप के खिलाफ उनके बयान आते हैं। तो कुदरती बात है कि कोई भी पार्टी होगी, पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बोलना या पार्टी के खिलाफ बोलना, तो उसमें फिर कोई ये तवक्को रखे कि नहीं मुझे बुलाया जाए। आगा रूहुल्लाह साहब को ये चाहिए था कि वो अगर उनके दिल में कोई बात थी तो वो पार्टी लीडरशिप के पास जाते, उनके साथ बैठकर बात करते, उनका शायद कोई मसला हल हो जाता। लेकिन तो क्या मसला हल करने के लिए ही आज मीटिंग हो रही है? मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से ये बात हो रही है, वो अलग बातें कह रहे हैं, CM साहब अलग बातें कह रहे हैं। खैर, आप इसका जवाब अभी नहीं देना चाहते, लेकिन आपसे ये जवाब लेंगे। और BJP भी इस बीच हम ये देख रहे हैं कि तंज कसते हुए दिखाई दे रही है कि CWC की जो मीटिंग हो रही है वो अंदरून रस्साकशी जो चल रही है उसको लेकर हो रही है। जनता की, आवाम की उन्हें फिक्र नहीं है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को?
उन्हीं के लीडर से, उन्हीं के नेता से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा साहब जुड़े हुए हैं। विक्रम मल्होत्रा साहब, आपसे कुछ देर पहले सरोज कफील जो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, मीटिंग को कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में कई ऐसे जो चुनावी वादे थे जो इंतखाबी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से किए गए थे, एनसी की तरफ से किए गए थे, उसे पूरा करने के लिए मानी जा रही है मीटिंग, कई अहम मुद्दों के लिए मीटिंग। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो भीतर तूफान मचा है पार्टी के भीतर, वो इसके लिए मीटिंग होगी? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं आपसे ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत देर से, जब से बड़गाम के उपचुनाव अनाउंस हुए थे, उससे पहले से जिस तरह से आगा रऊल्लाह साहब का स्टैंड जो पार्टी के खिलाफ रहा है और उस तरह से जो पार्टी के अंदर की अंतकला है, वो पहली दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास में ऐसा हुआ कि वो सामने जगजाहिर हुई है। पहले जो भी बातें होती थी, लीडरशिप जो भी, चाहे फारूक अब्दुल्ला की साहब की हो, उमर अब्दुल्ला साहब की हो, फारूक साहब से पहले शेख साहब की, उस पे इस तरह का सवालिया निशान नहीं लगा जो उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप पे लगा है। और वो जो सवालिया निशान है वो नन लेस देन जो मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग है उन्होंने लगाया, रऊल्लाह साहब ने लगाया। और मियां अल्ताफ साहब ने भी उनसे कहा कि आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने कहा कि आप जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए, और जिस तरह से जो हमारे चुनावी वादे थे उनसे पीछे हटना नहीं चाहिए। तो उसका खामियाजा जो है वो बड़गाम इलेक्शन में देखने को मिला, और पहली दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में हारी। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपने जो फ्लॉक है उसको इकट्ठा रखना मुश्किल हो रहा है। उसी के तहत ये जो इस किस्म की, अगर इनको लोगों की परवाह होती, अगर लोगों के साथ जो वादे किए थे उनको ये क्रियान्वित करने की कोशिश करते, तो शायद ये आज स्टेज नहीं आती। पर जो सिर्फ नारेबाजी और स्टेटहुड के आड़ में झुकना और सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना, पिछले 1 साल से उमर साहब की यही राजनीति चल रही है। तो उसके चलते मुझे लगता है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस पोजीशन पे है कि जैसे एलओपी साहब ने कहा, एक नहीं कई और इसमें है जो नाराज हैं, जो विधायक नाराज हैं सरकार की कारकर्दगी से। ठीक है, तो कई एमएलए की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने भाप लिया है, नाराजगी है, इसके चलते अब किस किस को मनाएं और किस किस को रूठने से बचाएं वाली स्थिति में है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुहेल काजमी साहब, आपका नजरिया क्या कहता है कि क्या ये हंगामी मीटिंग मानी जाए या फिर सोची समझी किसी फैसले के हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई है, या फिर ये आप मान रहे हैं कि कई और रूहुल्लाह के हवाले से पार्टी को अंदेशा हुआ होगा इसलिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई है, या चौथा ये माने कि वाकई में आवाम के लिए जो काम करने के लिए सरकार में आए थे, जिन्होंने वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग है? किस तरह से देखा जाए इस मीटिंग को? देखिए मैम, पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। दूसरा ये है कि आपने जो 4 पॉइंट्स बोले हैं, 4 में से चारों पॉइंट्स जो है वो चर्चा का इशू है। और फारूक अब्दुल्ला जो है वो सबसे सीनियर लीडर हैं इस वक्त रियासत में, और हिंदुस्तान में भी बड़ी सीनियर लीडर्स में उनका शुमार होता है। वो पार्टी को पहले जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है अभी भी कायम दायम है जब तक फारूक साहब है। दूसरा ये है कि इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चर्चा जम्मू कश्मीर में ये भी है, और सारे ओपिनियन मेकर जब भी डिबेट्स पे बैठते यही कहते हैं कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, कोई नया गार्ड ऑफ ऑनर चेंज हो सकता है, यहाँ के एमएलए वहां जा सकते हैं, वहां के एमएलए वहां जा सकते हैं। रऊल्लाह साहब का जो दोस्ती का बिटवीन एनसी एंड रऊल्लाह साहब का डाइवोर्स जो है वो हो चुका है। वो बड़गाम के इलेक्शन से पहले आपको दिखा, हमने भी बहुत बार चर्चा की, वो अब साजगार माहौल में कभी वापस नहीं आ सकता है। या तो वो पार्टी फ्लोट करेंगे, या जो भी नई कंपोजिशन बनेगी सियासी तौर पे वो वहां आपको दिखेंगे, और वो अपने वजूद के लिए आप बात कर रहे हैं, अपने वजूद और अपने लोगों की बात कर रहे हैं। में आगा रूहुल्लाह के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। वही बॉडी है जिसमें किसी पार्टी लाइन से नहीं चलने वाले नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए मजाज होती है? बिल्कुल, असूली तौर पे तो यही होता है। जितनी भी वर्किंग कमेटी मीटिंग्स होती हैं, अगर आपको लगा कि वो एंटी पार्टी स्टैंड पे काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं लिया क्योंकि फारूक साहब बड़े सिंपथाइजर थे रऊल्लाह साहब के, और उमर साहब टोटली अगेंस्ट बोलते थे, बिकॉज उमर अब्दुल्ला इज नॉट सो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन एज फार एज फारूक अब्दुल्ला इज कंसर्न। फारूक अब्दुल्ला फ्लेक्सिबल है, उनकी दूरअंदेशी बहुत जबरदस्त है। जहां तक मैं उनको जाती तौर पर जानता हूं तो वो कभी भी प्री मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं जहां तक पार्टी को
डैमेज करने की बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, वो पॉलिटिकली इमेच्योर होती हैं और उसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात ये भी कह दूं मैं आपसे कि हाँ, सब कुछ ठीक नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए राब्ते में रहते हैं, राहुल्ला साहब के भी जो हमारे पास फीडबैक्स आती हैं और बहुत से चीजों पे विचार विमर्श होता रहता है। देखिए, इससे पहले भी बहुत बार सरकारें जो हैं पूरा टाइम ना उसको इस्तेमाल करके बहुत बार गिर गई। कोई 17 महीने में गिर गई, 87 की इनकी सरकार किसी और वजूहात से गिर लग रही है क्या आपको? बिल्कुल 100% मुझे वही लग रही है। आने वाले दिन बताएंगे कि किस तरफ जम्मू कश्मीर की सियासत चलेगी, लेकिन आहट वैसी है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। जी, आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में हम भी हैं, आप भी हैं, चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन खिचड़ी जबरदस्त पक रही है। तारिक भट्ट साहब, ये खिचड़ी जो पक रही है उसका नाम क्या होगा? क्या सरकार बदल जाएगी? क्या एनसी के कंट्रोल से सारी चीजें बाहर होने वाली हैं? देखिए, सोहेल साहब मेरे भाई हैं, हाँ। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं इनकी बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा अभी नजर नहीं आ रहा है। अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब है आपकी बातों से आवाम क्या समझेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है। अलबत्ता कुछ पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का इतना ज्यादा फिक्र हो गया है, इसी तरह से उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का भी फिक्र जो है वो हो रहा है। वो तो चाहते हैं कि कब टूटे और हम अपना मसला हल करें। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि अभी बीजेपी वालों को क्या तोड़ने ओढ़ने की कोशिश भी हो रही है क्या? नहीं, ये इनका तो काम ही यही है। कौन सी रियासत है हिंदुस्तान की जहां इन्होंने नहीं तोड़ी है? नहीं, अभी यूटी की बात करिए ना, रियासत की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई किसी एमएलए की तरफ से कुछ कहा गया क्या? बीजेपी की पूरी कोशिश है, इसीलिए ज्यादा उनको फिक्र हो रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सरकार को इसको घेराएंगे, इसको तोड़ेंगे, लेकिन ये इनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं। जहां तक अगर रुल्ला साहब का ताल्लुक है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बख्शी गुलाम मोहम्मद बहुत बड़े लीडर हुए, वो इस पार्टी को छोड़कर चले गए तो ये जमात जिंदा रही। मिर्जा अब्दुल बेग साहब वो चले गए, जमात जिंदा रही। जीएम शाह साहब चले गए, जमात जिंदा रही। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर रुहुल्ला साहब चले जाएंगे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जमात वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन बीजेपी पर बड़ा आरोप आप लगा रहे, इल्जाम लगा रहे विक्रम मल्होत्रा साहब, आप तो गिराने में ही रहते हैं, सरकार गिराने में रहते हैं, चाहे रियासत की हो चाहे यूटी की हो। ये बहुत बड़ा इल्जाम है आप पर। एक सेकंड तारिक भट्ट साहब, विक्रम मल्होत्रा साहब आपसे इस सवाल का जवाब। इस घर को आग लगेगी इस घर के चिराग से, और जो आगे पीछे दाएं बाएं छोटी मोटी पार्टियां बनी है वो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अगर ये छोड़ के 10 भी निकल जाएंगे, ये समाज फिर भी जिंदा रहेगी और पाइंदा रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रुहुल्ला से। एक सेकंड, लेकिन इस जो अंदरूनी खटपट होती है उससे बाहर वाले फायदा उठाते हैं सर। देखिए, बाहर फायदा सूरत में उठाया जा रहा है। एक सेकंड भट्ट साहब, एक सेकंड विक्रम साहब, अंदर देखिए जो अपोजिशन के लोग क्या बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही है कि सरकार बीजेपी को कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारी पार्टी की आपने सभी की बातें सुनी। बीजेपी कह रही है कि इनके अपने ही बहुत काफी है सरकार गिराने के लिए, बाहर के लोग चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, भट्ट साहब का ऑडियो नीचे कर दीजिए सर। इस पूरी सिचुएशन को, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, तारिक भट्ट साहब एक सेकंड प्लीज, मैं दूंगी बोलने के लिए आपको वक्त। सरोज, इसे किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सोहेल काजमी साहब भी है, बाकी जो हमारे पैनलिस्ट है। एक चीज हम यहाँ पे ये भी तो देख सकते हैं कि अगर चश्मे को उल्टा करके देखें, क्या ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी खेली जा रही है? क्या कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जो आगा रुल्ला दे पा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं दे पाते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त आगा रुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है? क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो जानते हैं कि जो वो बयान दे सकते हैं वो उमर अब्दुल्ला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ना ही सेंटर में ना ही यहाँ यूटी में लोग शायद उससे रिलेट कर पाए? क्या जिस तरीके के बयान पहले महबूबा मुफ्ती दिया करती थी, उस तरीके के बयान जो आज आगा रुल्ला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आतंकियों के घरों को ढेर किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। शायद अगर उमर अब्दुल्ला की जुबानी ये बयान निकलते हैं तो वो सही नहीं लगेगा। क्या इसीलिए आगा रुल्ला वहां पर है? तो कई सारे ऐसे पहलू हैं इसमें जो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या
आगा रूला इस वक्त जो उन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं उन्हीं नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एनालिस्ट है या इसकी ऐसी एनालॉजी है जो अभी कुछ आने वाले वक्त में ही सामने आएगी। तो ये भी पहलू है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसका जिक्र सरोज कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी बात सुहेल काज़मी साहब ने कही है कि इस वक्त घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन ये घोड़ा किस कदर जाएगा, किस रास्ते जाएगा, ये कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन इशारे जरूर मिल रहे हैं सुहेल काज़मी साहब। देखिए, मैं एक ही बात, तारिक भट्ट साहब मेरे भाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कदावर नेता, मैं इनसे जो इन्होंने 2-3 नाम लिए ना मैम, वो बीजेपी के नाम नहीं थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख साहब के मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब इन्होंने जीएम शाह साहब का नाम लिया, वो फारूक साहब के दामाद थे, वो भी चीफ मिनिस्टर बने 85 में, 17 महीने की सरकार चलाई। जो भी इनके रिश्तेदार थे, जो भी इनके फैमिलीज में, वही रिश्तेदार बने। बीजेपी तो 82 में उसका वजूद बना पूरे भारत में, तो बीजेपी तो थी नहीं तब। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी को कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल कंपोजिशन वर्ड में यूज करता हूं। हाँ। उस कंपोजिशन पे काम हो रहा है और उस कंपोजिशन में क्या चीजें किसको फिट आएंगी उस पे आप देखेंगे। तो इस कंपोजिशन से बनेगा क्या? इस कंपोजिशन के इक्वल टू होने वाला है क्या? इसकी सभी को इंतजार है। हमारी भी नजर इस पर रहेगी। सुहेल काज़मी साहब, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।